आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक नई शैक्षिक वीडियो के साथ। आज की हमारी शैक्षिक वीडियो जो है वह बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आज के अपने विषय वस्तु पर। बाल्यावस्था की शैक्षिक व्यवस्था। इसको प्रारंभ करने से पहले हमारे द्वारा बताए जा रहे इस कथन पर आप लोग ध्यान फोकस करिएगा। कहा गया है चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट द पास्ट, इन्फेंसी एंड द फ्यूचर एडोलसेंस। अगर हम बात करें इस कथन की तो इसमें यह कहा गया है कि बाल्यावस्था अतीत के शैशवावस्था और भविष्य के किशोरावस्था की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा शैक्षिक जीवन है, अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से मानव विकास की बात करें तो तीन ही अवस्थाएं प्रमुख होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यह जो बाल्यावस्था है यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के मध्य की कड़ी है। ये दोनों को जोड़ने का काम करती है और हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जो बाल्यावस्था है वह शैक्षिक जीवन के बीच की कड़ी है। तो इतना महत्वपूर्ण है यह अवस्था कि हम आपसे क्या बताएं। यानी कि हम चाहे शिक्षक हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे किसी बालक के माँ बाप हों, यानी कि शिक्षक, अभिभावक, माता पिता और शिक्षक के साथ साथ समाज, सबकी जिम्मेदारी है कि बालकों की शैक्षिक व्यवस्था में वह अपना 100% सहयोग दें और किसी भी स्तर पर उसे कोई चूक न हो। क्योंकि अगर हम इस अवस्था में शैक्षिक दृष्टिकोण से कुछ चूक करते हैं या भूल करते हैं या जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं जिससे हम थोड़ा सा शैक्षिक दृष्टिकोण से पीछे जाएं, तो उसका सीधा प्रभाव बालक पर पड़ता है। हम शैशवावस्था, किशोरावस्था में थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे वो चलेगा, लेकिन बाल्यावस्था में कदापि ना करें, अन्यथा हम शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना ही पूरी तरह से शैक्षिक दृष्टिकोण से लाभान्वित हो पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और कैसे शिक्षा की व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लिखा है हमने शारीरिक विकास पर ध्यान। भाई हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए हम सभी को सदैव बालक के संतुलित और शुद्ध पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह किसी भी प्रकार से शारीरिक दृष्टिकोण से प्रभावित ना हो। संतुलित आहार खाए, स्वच्छ आहार खाए, ताकतवर भोजन खाए, स्वच्छ पानी पिए, है ना। इसके साथ साथ जहां भी हम उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, यानी कि हमारा चाहे विद्यालय हो या घर हो, वहां खेल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे कुछ स्पोर्ट्स हों, ऐसे व्यायाम हों, ऐसे अभ्यास हों जिससे उसके शारीरिक विकास को बल मिल सके। फिर है मनोविज्ञान आधारित शिक्षा व्यवस्था। अगर हम आज से पहले अतीत की बात करें, प्राचीन समय की बात करें, तो उस दौर में शिक्षा जो होती थी वो शिक्षक प्रधान होती थी, यानी कि शिक्षक सर्वे सर्वा होता था शैक्षिक व्यवस्था में। लेकिन अब क्या है, अब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। क्योंकि अब हमें अपने हिसाब से नहीं, बालक के हिसाब से उसको पढ़ाना, समझाना और विकसित करना है। यानी कि बालक की रुचि, अभिरुचि और उसकी मनोवृत्ति, उसकी शारीरिक दशा, उसकी इच्छा और उसकी आकांक्षा, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको पढ़ाना है। इसलिए चाहे अभिभावक हों, चाहे उसके माता पिता हों या शिक्षक हों, सबको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। अब देखिए,
खेल और क्रिया आधारित शिक्षा व्यवस्था, यानी कि बाल्यावस्था में खेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए और क्रिया प्रधानता की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि बालक खेल खेल में सीखे, करके सीखे, क्योंकि खेलना बालक का स्वभाव होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि खेल बालक की जन्मजात शक्ति होती है या जन्मजात उसका एक विशेष गुण होता है, क्योंकि बालक खेल को पसंद करता है, खेलने से उसका उत्साह बढ़ता है, उसकी शारीरिक विकास की प्रवृत्तियां आगे बढ़ती हैं और वह सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खेल और क्रिया आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अब देखिए रोचक पाठ्यक्रम का निर्माण। भाई पाठ्यक्रम परंपरागत नहीं होना चाहिए, वह हमेशा जरूरत और समय के अनुसार बदलती रहनी चाहिए, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो है वह बालक की रुचि पर आधारित हो, लचीला हो और बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, है ना। फिर भाषा विकास की व्यवस्था। अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो हमें भाषा विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बालक पहली बार विद्यालय में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से पढ़ने आता है, यानी कि यहीं पर उसकी भाषा का विकास होता है। तो हमें ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए कि उनको बातचीत का अवसर मिल सके, यानी कि हम उनसे बातचीत करें, उनको कहानी सुनाएं, उनको किस्से सुनाएं, उनको नाटक की गतिविधियों में संलिप्त करें, ताकि वो मैक्सिमम अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कर सकें, यानी कि भाव अभिव्यक्ति कर सकें। फिर है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस साफ साफ कहा गया है कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती है बल्कि सिखाई जाती है। अर्थात बाल्यावस्था में शिक्षा से जुड़े हुए जो जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षक या उनके अभिभावक, उनको ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए इन बालकों के समक्ष कि बालक उनको देखकर उनका अनुकरण करके ही नैतिक गुणों को सीख लें। यानी कि हमें समय का पाबंद होना चाहिए, हमें सत्यवादी होना चाहिए, हमें अपने काम को स्वयं करना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार हम अगर बालकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो ऑटोमेटिक वो नैतिक रूप से विकसित हो जाते हैं। फिर है सामाजिक गुणों का विकास। भाई बालक क्या है, वो घर से निकला है, समाज में आया है, और मनुष्य है क्या, एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें बालकों की शैक्षिक व्यवस्था में सामाजिक गुणों का विकास करना चाहिए, जैसे सहयोग की भावना उनमें आ जाए और उनमें सहकार की भावना आ जाए, उनमें मित्रवत भावना का विकास हो, वो सहनशील हो। इस प्रकार के गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। फिर है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि। भाई यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो यह गैंग एज ही होती है। इसमें बालक क्या करता है, समूह में रहना पसंद करता है, क्योंकि छोटे होते हैं, उनको एक साथ मिलजुल कर खेलना कूदना रहना सीखना पढ़ना ये अच्छा लगता है। इसलिए इनकी शिक्षा व्यवस्था में हमें सामूहिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करना है। इसके लिए क्या करना है, स्कूल में स्काउट गाइड, सरस्वती भ्रमण यानी कि शैक्षिक टूर और नाटक नुक्कड़ के माध्यम से बालकों की गतिविधियों को संतुष्ट करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना समझाना चाहिए, ताकि वो सामूहिक प्रवृत्ति को आगे बढ़ा सकें। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि बालकों में जो एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु होते हैं बालक, क्योंकि अब वे शैशवावस्था से आगे बढ़ चुके हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना है या जिज्ञासा की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए उनके हर प्रश्न का उत्तर हमें वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक ढंग से, विश्लेषणात्मक रूप से बताना है। क्योंकि अब बालक यहाँ वो ये नहीं कहेगा कि क्या है, वह यहाँ प्रश्न करता है क्यों है और कैसे है। तो बालक के क्यों और कैसे का उत्तर हमें अच्छे से देना है, उसकी जिज्ञासा का दमन नहीं करना है, उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना है। फिर अगर हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति होती है, यानी कि संचय की प्रवृत्ति जो है बालक में, इसको भी हमें प्रोत्साहित करना है, बढ़ाना है, क्योंकि बालक इस अवस्था में चीजों को संग्रहित करते हैं। तो जब हम
इस अवस्था के बालक को संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे हम कह सकते हैं कि जो उनके मतलब डाक टिकट हैं या सिक्के हैं पुराने, या कुछ ऐसे खेल खिलौने जिससे एक विशेष ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उन सभी चीजों को संग्रहित कर सकते हैं और वही चीजें उसकी धरोहर हो जाएंगी और वहां से उनको ज्ञान मिलता है। तो हमें क्या करना है, संचय की प्रवृत्ति को भी विकसित करना है। और इसके साथ अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था में हम जो को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो इनको भी शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में। यानी कि हम अब पुराने समय में नहीं है, वर्तमान समय में क्या है, हमें पाठ्यगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने में आनंद आता है और ज्ञान का विकास होता है। जब हम बालकों को पाठ्यगामी क्रियाओं के माध्यम से सिखाते हैं तो नाना प्रकार की चीजों को अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। यदि मान लो हम पाठ्यगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक को शैक्षिक टूर पे ले जाते हैं तो वहां वास्तविक रूप से चीजों को अवलोकन करता है और चीजों को समझता है। तो हमेशा हमें बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था में को करिकुलर पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ एक वातावरण यानी कि अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, हमें एक अच्छे वातावरण की जरूरत होती है। कहां पर, बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि कहा गया है वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण अगर आपका अच्छा है तो आप अच्छा ही रहेंगे, अच्छा ही करेंगे। इसलिए शिक्षा का वातावरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। जो भौतिक संसाधन है, जो मानव संसाधन है, वो सब परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि जहां बालक विद्यालय में पढ़ता है, अगर हम भौतिक संसाधन की बात करें तो उसके स्कूल की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था सब वेल मेंटेन होनी चाहिए। और जो वहाँ के मानव संसाधन यानी कि शिक्षक, उसके प्रिंसिपल, उसके अन्य जो साथी होते हैं या विद्यालय प्रबंध के जितने भी लोग होते हैं, सबका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जहां पर बालक खूब अच्छे से सीखे। यानी कि पूरा विद्यालय का प्रांगण शैक्षिक माहौल से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भाई वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा शैक्षिक वातावरण अच्छा है तो बालक हमेशा सीखेगा और हम उसके सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु जिसके माध्यम से हम लोगों ने आज समझा बाल्यावस्था की शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था की शिक्षा व्यवस्था में हम सबको इन प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं और शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी जो एक भूमिका है वो आगे बढ़ सके, बालक लाभान्वित हो और पूरा समाज शिक्षा से लाभान्वित हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।